स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 में क्या दिया गया है, शिक्षक का दृष्टिकोण दिया गया है और सूची 2 से इसका मिलान करना है जिसमें विवरण दिया गया है। पहला है अधिनायकवादी। तो अधिनायकवादी किस में आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा इसमें तीसरे वाले में आज्ञाकारिता की मांग करता है और शिक्षार्थी के इनपुट को हतोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक इसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएगा चौथे में, इसमें छात्रों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अगला है उदासीन, ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसमें छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखता है इसमें। और अगला है पोषण करने वाला, ये आ जाएगा पहले में, शिक्षार्थियों को भावनात्मक समर्थन और देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है निर्णयात्मक, जो बच गया है कौन सा, दूसरा वाला, उसमें आ जाएगा अक्सर छात्रों की आलोचना करता है और उन्हें लेबल करता है, ये इसमें आ जाएगा। तो इस हिसाब से ए का 3 केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पावलाव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। पावलाव द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुत्ते के ऊपर, उसी को क्या करना है, आपको क्रम में जमाना है। क्या दिया है, भोजन प्रदान करना, बिना भोजन के लार टपकाना, घंटी बजाना और भोजन ना देना। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन आएगा, तो पहले तो आएगा, आप क्या करेंगे, पहले घंटी बजाएंगे। पावलाव ने पहले घंटी बजाया था, उसके बाद उसको भोजन प्रदान किया था, फिर क्या किया था, घंटी बजाया था और भोजन ना देना, घंटी बजाया था लेकिन भोजन नहीं दिया था, फिर भी क्या हुआ था, बिना भोजन के लार टपकाना, कुत्ते का लार टिपका था बिना भोजन के। तो ये क्रम होगा। सबसे पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा सी, उसके बाद दूसरे पे कौन आएगा, ए आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, डी आएगा और चौथे नंबर पे बी आएगा। सी ए डी बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती हैं। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, हाँ अच्छी बात है, ये तो आएगा। उदाहरण स्थापित करना, ये भी आएगा। मान्यताओं को परखने की इच्छा, ये भी आ जाएगा। और गलतियों को स्वीकार करना, ये भी आ जाएगा। इस तरह से ए बी सी डी मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। सवाल है, जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण है आंतरिक अभिप्रेरणा। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मोटिवेशन कहा जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। व्हेन ए स्टूडेंट लर्न्स अ लेसन बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन इट एंड ही गेट्स हैप्पीनेस बाय लर्निंग दैट लेसन, द मेन रीजन फॉर दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। याद रखेंगे, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है। सिंपल वो क्या कहलाएगा, औपचारिक शिक्षण। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप क्या सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, तो वहाँ पे नियम होता है, डिसिप्लिन होता है और साथ ही साथ ड्रेस कोड होता है, समय एकदम फिक्स होता है कि आपको इतने टाइम आना है, इतने टाइम छुट्टी होगा। ये सब क्या होता है, ये होता है फॉर्मल टीचिंग। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। तो इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ेगा भाई, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो राइट ऑप्शन है कौन कौन सा है, इसमें ए और सी दोनों क्या है, करेक्ट है, इसीलिए व्यापम द्वारा इसका दोनों आंसर लिया गया था। ठीक है, जिसने अगर इसको टिक किया है उसे भी नंबर मिला, जिसने इसको टिक किया था उसे भी नंबर मिला था इसमें। क्लियर है, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां में कौन सा अलग है, जो अलग है उसे आपको बताना है। किसमें, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियों में जो अलग है उसे आपको बताना है। तो प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक, ये तो समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां हैं। ठीक है, उचित संचार ये भी है। तानाशाही शिक्षक ये क्या है, अलग है। परामर्श केंद्र ये भी ठीक है।
सबसे जो अलग है वो कौन सा है, तो तानाशाही शिक्षक, ऑप्शन सी। और पूछे ही सबसे अलग है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिक्टेटरशिप टीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, आपको मैच करना है। मनोवैज्ञानिक व उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में क्या है, मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है, और कॉलम 2 में क्या दिया है, तो उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं। उसे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले कौन है, ई एल थॉर्नडाइक। तो ई एल थॉर्नडाइक ने क्या किया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, याद रखेंगे। इसने क्या किया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है। उसके बाद आई पी पावलाव, पावलाव ने क्या किया है, तो क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत दिया है इसने, याद रखेंगे। सभी सिद्धांत को इसमें याद रखना है और सभी मनोवैज्ञानिक को याद रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है बी एफ स्किनर। इसने क्या किया है, तो ऑपरेटिव रिस्पांस थ्योरी दिया है, जिसे बोला जाता है ऑपरेंट रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद कोहलर ने क्या किया है, सीखने का सूझ का सिद्धांत दिया है, इंसाइट सिद्धांत दिया है, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ए का 3, ए का 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये एलिमिनेट हो गया। बी का 4, बी का 4 इसमें, इसमें है, ये एलिमिनेट हो गया। सी का 2, सी का 2 इसमें है, ये भी कट गया। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र होगा यहाँ पे, ये आपसे पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट क्या दिया है यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट दिया है कि प्रारंभ में सीखने की गति धीमी है, ऐसे सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद तीव्र हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्धमान निष्पादन वक्र कहलाता है, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है, तब इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंसिडेंटल लर्निंग। याद रखेंगे, प्रासंगिक सीखना। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जाएगा या माना जा सकता है, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं को पूछा गया है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसे सहायक माना जा सकता है। तो विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव, हाँ इसे सहायक माना जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। उसके बाद शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, ये कहाँ सहायक हो जाएगा। उसके बाद अगला है विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, हाँ ये भी सहायक होगा। और छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि, छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि, बिल्कुल ये भी सहायक होगा। उसके बाद अगला है निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि, ये नहीं होगा। छात्रों का प्रेरक उन्मुखीकरण, ये होगा मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन छठवां भी आ जाएगा इसमें। तो 1 3 4 और 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6, हाँ ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान खालिस्तान और खालिस्तान की प्रक्रिया से बढ़ता है। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। आप याद रखेंगे इसके अनुसार कौन कौन सी चीज़ है जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, कौन सी प्रक्रिया है। याद रखेंगे 2 प्रक्रिया है, एक है असिमिलेशन, पहला क्या है, असिमिलेशन, याद रखेंगे। उसके बाद एक है इसमें अकोमोडेशन, क्या है, अकोमोडेशन। ठीक, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, जिसे बोला जाता है आत्मसात और समायोजन, मतलब ए और डी। इंग्लिश में दिया गया है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, तो केवल ए और डी ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते या दोहराना बंद कर देते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिंपल अनुपयोग का नियम। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिसयूज। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों से कौन संबंधित है, तो ये देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम हैं, याद रखेंगे। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, एक और है उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्या है, लॉ ऑफ यूज़। लॉ ऑफ यूज़ या इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ डिसयूज़।
ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा। उपयोग का नियम, तो इसमें आ जाएगा तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये दोनों हट जाएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए और सी क्या है? राइट आंसर है। व्यापम द्वारा भी इसका राइट आंसर ए और सी लिया गया था। ठीक है। अगला है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, ये ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों को अच्छे नोट्स लिखवाना, ये भी उद्देश्य नहीं होगा। विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षण का? तो छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना। टू डेवलप थिंकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुनें। शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है, उस ऑप्शन को आपको चुनना है। तो देखो, पहला है इसमें जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होता है। हाँ, ऐसा शिक्षण शास्त्र में माना जाता है। अगला है इसमें प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग, हो सकता है, लेकिन शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता, इसे आप याद रखेंगे। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। ठीक है। एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सीखता भी है, ये भी करेक्ट है। वास्तविक अधिगम का तात्पर्य रट कर सीखना है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, यस, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला है कथन कारण पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिकथन असर्शन और तर्क रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन दिया है शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है, एकदम करेक्ट है ये। तर्क है इसका, रीजन है धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है, बिल्कुल नहीं। देखो, इसमें असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है? गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असर्शन सही है परंतु रीजन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतों एवं उनके सिद्धांतकारों विवरणों से मिलान करें। सूची 1 में क्या दिया है? सिद्धांत दिया है। और सूची 2 में क्या दिया है? सिद्धांतकार या विवरण दिया है। तो देखो, इसको आप लोग याद रखना, देख लिए रहो, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आगे आपका काम आएगा। तो पहला, हॉलैंड का करियर विकल्प का सिद्धांत, तो इसके सिद्धांतकार कौन है? तो इसके सिद्धांतकार है या विवरण क्या आएगा? तो तीसरा आएगा। व्यक्तित्व प्रकार कार्य वातावरण से क्या होता है? मेल खाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है करियर विकास का जीवन काल सिद्धांत, ये किस में आएगा? तो ये आ जाएगा दूसरे में ही, चरणों और जीवन भूमिकाओं के माध्यम से करियर विकास। ठीक है। एनी रो का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा फर्स्ट में, बचपन और माता पिता के संबंधों से प्रभावित रुचियाँ। ठीक है। उसके बाद अगला है कार्य समायोजन का सिद्धांत, ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा इसी में, चौथे नंबर पे आ जाएगा, संतुष्टि और संतुष्टि के आधार पर कार्य समायोजन। अगला है क्रोम्बोल्टज का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जो बचा है उसी में, किस में? पांचवें में आ जाएगा। ठीक है। सीखने और अनुभवों से प्रभावित करियर निर्णय। ठीक है। इस हिसाब से ए का 3 इसमें है और इसमें है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कट गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन सब क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। ये पीडीएफ ऐसे ही मार्क किया हुआ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? किसमें? कार्यस्थल में कोई भी नई परिस्थिति आता है उसके अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना हो सकता है। एक्सेप्टिंग द चेंज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि सही लग रहा है। अगला है बदलाव से निपटने के लिए योजना बनाना, तो आप अनुकूल कैसे हो पाएंगे? गलत है। नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना, अच्छा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेस्ट है कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। उसके बाद अगला है फीडबैक मांगना और अपने दृष्टिकोण को लगातार समायोजित करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना। ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, अभिकथन है सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं।
अब यहाँ पे जो असर्शन है वो तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। असर्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला है रीज़न, वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो देखो क्या बोला है, सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित कैसे होंगे, है ना? दोनों तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है, मतलब असर्शन सही है, रीज़न गलत है। कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी, असर्शन सत्य है लेकिन रीज़न क्या है, असत्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 जो कि ये रहा। अगेन असर्शन और रीज़न पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन असर्शन और तर्क रीज़न के लिए सही विकल्प चुनें। असर्शन है, सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पुनर्बलन प्राप्त होता है। अच्छी बात है। रीज़न है इसका, पुनर्बलन का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये भी करेक्ट है। पुनर्बलन बोला जाता है रीइंफोर्समेंट को, ठीक है? तो इसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैकडूगल ने बालक की 14 प्रकार मूल प्रवृत्तियों व उनके संबंध संवेग का वर्णन किया है। प्रमुख 5 संबंध संवेग को क्रमबद्ध कीजिए। ये क्या हुआ था, विलोपित हुआ था क्वेश्चन, ठीक है? अगला है, व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह उन शौकों की पहचान करने में मदद करता है जो करियर उन्मुख नहीं हो सकते। जी नहीं, यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। ठीक है, अगला है, यह करियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करता है। क्यों सीमित करेगा भाई? यह केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। जो केवल वाला ऑप्शन होगा ना, उसे तो आप केवल देख के ही काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभवों पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 74। देखें, जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था? तो जॉन हॉलैंड का सिद्धांत हमने अभी कुछ देर पहले ऊपर पढ़ा है। जो सही जोड़ी वाला क्वेश्चन था ना, उसमें था जॉन हॉलैंड के बारे में। देखिए, हॉलैंड का करियर विकल्प का सिद्धांत क्या है? व्यक्तित्व, प्रकार, कार्य, वातावरण से मेल खाते हैं। ठीक है, आप इसके आसपास के शब्द वहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, आप समझ जाएंगे कि यही उसका राइट ऑप्शन है। देखिए, लोगों का इष्टतम करियर उनके माता-पिता जैसा ही होता है? जी नहीं। कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरणों से मेल खाते हैं। ठीक है, यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि ये रहा आपके सामने। नीचे दिए गए कार्यों को उस उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। किसके लिए? व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए जो उपयुक्त है उसे आपको बताना है क्रम से। तो देखो कौन सा क्रम बनेगा इसमें, उसे समझिए। विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना, व्यक्तिगत ताकत, मूल्यों और रुचियों की पहचान करना, चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना, क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना, पिछले अनुभवों और उपलब्धियों पर विचार करना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले ये आ जाएगा, दूसरा, ठीक है? व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना, फिर आ जाएगा ये दूसरे नंबर पे पिछले अनुभवों और उपलब्धियों पर विचार करना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। उसके बाद आ जाएगा ये तीसरा में, ठीक है? विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना। फिर आ जाएगा ये चौथे नंबर पे, चौथा आ जाएगा क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। फिर आ जाएगा पाँचवें नंबर पे ये चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। तो सबसे पहले कौन आया? 2 आया, इसमें है और इसमें है, बी और डी एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया? तो पाँचवा आया जो कि इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, समझदारी, सामान्यीकरण, विषयों की समानता, अध्ययन की विधियाँ। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पहले सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। उसके बाद आ जाएगा अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। फिर तीसरा नंबर पे आ जाएगा समझदारी, चौथे नंबर पे आ जाएगा विषयों की समानता और फिर पाँचवें नंबर पे आ जाएगा अध्ययन की विधियाँ, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सा आया? सी आया जो कि सभी में है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे ए आया जो इसमें और इसमें है, सी और डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे बी आया जो कि ऑप्शन बी में है, ए में नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन संबंधित नहीं है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या करता है? व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करता है और उससे कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, प्रशंसा। तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रशंसा संबंधित नहीं होता, प्रेज संबंधित नहीं होता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है? सरकारी नीति, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि, भौतिक सुविधाएं। तो इसमें कौन सा है जो अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है, उसे आपको चुनना है। तो देखो, इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे अभिप्रेरणा और अभिक्षमता, साथ ही साथ अभिरुचि, भौतिक सुविधाएं और सरकारी नीति इसमें नहीं आएगा। तो बी सी डी ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं है उसे आपको बताना है। जो प्रभावित है उसे आपको नहीं बताना, जो प्रभावित नहीं होगा उसे आपको बताना है। मतलब जो गलत होगा इन चारों ऑप्शन में उसे आपको चुनना है। तो देखो क्या क्या दिया गया है। इंटर्नशिप और स्वयंसेवी कार्य के साथ प्रयोग करना, अच्छी बात है। विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति पर शोध करना, ये भी क्या है, अच्छी बात है। नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना, सलाहकारों या करियर परामर्शदाताओं से परामर्श करना, ये भी अच्छी बात है। आप केवल देख के भी इसमें जो निगेटिव है, जो नहीं हो सकता, उसे आप पहचान सकते हैं और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो निगेटिव है वही क्या है, सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगा? तो कौन सा आ जाएगा? नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना, यही क्या है, प्रभावी रणनीति नहीं होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, छात्र केंद्रित कक्षा खालिस्तान के लिए होती है। व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करने के लिए, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने के लिए, जी नहीं। पूर्व ज्ञान का विस्मरण करने के लिए, उसको भुलाने के लिए, टू फॉरगेट द प्रायर नॉलेज, जी नहीं। पूरी कक्षा को सम्मिलित करने के लिए। अब इसमें ये बताओ कि ए इसका सही आंसर होगा कि डी इसका सही आंसर होगा? तो डोंट वरी, इसका आंसर व्यापम ने दोनों लिया है। इसका राइट आंसर क्या है? ए भी है और डी भी है। व्यापम ने इसका राइट आंसर लिया है ए को और डी को। मतलब जो ए पर टिक लगाए थे उसको भी नंबर मिलेगा, डी पर टिक लगाए थे उसे भी नंबर मिला है। ठीक है, दोनों इसमें सही हैं। तो इस तरीके से हमने 2025 में प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए एजुकेशनल इंटरेस्ट, शैक्षणिक अभिरुचि के क्वेश्चन देखे। एंड डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।